हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? पिछली क्लास अभी चल रही है क्या? क्यों? Rest of you, rest of the students, where are they? हाल 140 were present in the previous class. Okay. My voice is very low. Now is it audible? Now is it fine? Shruti? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So shall we start? 140 थे तो अभी कुछ पानी वानी पी रहे होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में we had one class last week and there I was giving introduction of this paper, and in mid you were called by HOD ma'am, so you left. So again I would like to briefly recall what we were doing. uh, Myself Dr. Shweta Bhatt, and I'll be taking this paper, that is Indian Contract Act 1872, paper number 202. And as I told you, this is a theoretical paper, but a bit learning aspect is there in the terms of sections. And I told you that keep on maintaining 2 to 3 page while making your notes. हर यूनिट के पहले आप 2 से 3 पन्ने छोड़ेंगे और वहां पे sections की listing करेंगे, so that at the end of the unit you are in the position, or at the end of the syllabus you are in the position that all the sections are at one place, in the sense कि when you will be writing section, for suppose you are writing section 2H subsection H, तो जैसे लिटरेचर में वर्ड मीनिंग लिखते थे 2H के सामने डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इस तरीके से करके हर including both side 3 pages. Yes, Aryan, that is up to you. This is just a word meaning, जैसे आप हर लिटरेचर के पेपर में बनाते थे स्कूल्स में, वैसे ही वर्ड मीनिंग की तरह आप 2 पन्ने 3 पन्ने छोड़ देंगे और सारे सेक्शंस को आप आगे ले आएंगे, सो दैट सेक्शंस एक जगह होंगे और वर्ड मीनिंग तरह की तरह सेक्शंस के साथ साथ आपको उनके कीवर्ड्स पता होंगे, ठीक है. So once if you are like able to memorize the sections and the keywords associated with it, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि 2E एग्रीमेंट, ठीक है. तो ये सेक्शंस याद होंगे, फिर कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा तो you'll be able to write on the complete answer, because theories की बहुत interesting है. We will be starting the discussions and you will find it very interesting paper. आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज लॉ. तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग और वो आपके जहन में वैसे ही बैठ जाएगा, हर वर्ड आपको समझ में आ जाएगा. ऑल यू नीड इज टू रिमेम्बर द सेक्शंस. ओके, सो लास्ट क्लास में आई वाज गिविंग यू इंट्रोडक्शन की यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक एग्रीमेंट, समोसे वाला एग्जाम्पल लेकर के, तब तक की कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें एक लॉफुल एलिमेंट ना हो, जब तक कि वो स्टैम्प पेपर पे ना हो, जब तक कि उसमें लॉफुल एलिमेंट ना हो कि अगर मैं समोसा नहीं खिला पाऊँ तो यू विल बी एबल टू sue me इन द कोर्ट, ठीक है. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एक एग्रीमेंट में जब लीगैलिटी होगी, लॉफुल एलिमेंट होगा, when you it will be enforceable by law, then only it will be considered as a contract. उसके बाद यूनिट 1 में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट तरीके के वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा. इसके बारे में भी मैंने ब्रीफ आउट करा था कि किस तरीके से एकदम से जो स्टूपिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लाइक मैचिंग टू पैरेलल लाइंस या कवरिंग 100 किलोमीटर्स इन हाफ एन आवर, या इस तरीके के कोई भी स्टूपिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो इनिशियल लेवल से वॉइड हो जाएंगे. जबकि वॉइडेबल का मैंने एग्जांपल दिया था
कि अगर जबरदस्ती का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अंडर प्रेशर हुआ है कि आपके बच्चों को किडनैप करवा लेंगे, आपको मरवा देंगे, ठीक है, जमीन बेच दीजिए, ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो इसमें अगली पार्टी डरी रहेगी और एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, यस श्रुति। ठीक है, तो आप लोगों को याद है इतना सारा चीजें जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, सो यूनिट वन में कुछ इस तरह की चीजें हैं। हम रफली थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, क्या होता है, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट नेसेसरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए, इन बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स विच आर, हाँ, अभी जब यूनिट वन स्टार्ट करेंगे आर्यन, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल। कौन है ये, कौन है कॉलिन यूजर 7? वो मैं बता दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ये कॉलिन यूजर 7 कौन था, कौन है? मेरे को सबको म्यूट करना पड़ा। ओके, वो सब मैं बताऊंगी। मैं आपको रफली अभी ग्लिम्स दे रही हूँ कि व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। अभी जब मैं बताऊंगी तो उसमें सारे एग्जांपल्स और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, now coming to unit 2, we'll be talking about offer and acceptance, and this also little bit I had given you a glimpse। यूनिट 2 में we will be talking about कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए कम से कम दो पार्टी की जरूरत है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा की पार्टी की जरूरत है, एक अकेला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और क्या जरूरत है कि एक पार्टी ऑफर करेगी, अगला एक्सेप्टेंस देगी उसको, ठीक है। कभी भी जो होगा सीक्वेंस होगा, पहले ऑफर रहेगा बाद में एक्सेप्टेंस होगा, तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सेप्टेंस पहले हो गया ऑफर बाद में मिला, ठीक है, दोस्ती यारी में होता है ना, अरे हम ले लेंगे, बाद में अच्छा तुम खरीदोगे, हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, एक्सेप्टेंस पहले आ जाए ऑफर बाद में हो, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ कहता है कि किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए, जिसमें से एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा हो, अगले ने उसको एक्सेप्टेंस दिया हो, ठीक है, फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसी तरीके से देर आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर एंड अ वैलिड एक्सेप्टेंस। हम कब कहते हैं कि ये एक वैलिड ऑफर है? कुछ भी कह देना, कुछ भी जो है प्रपोजल दे देना अगली पार्टी को, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज a valid offer. So there are certain legal rules regarding valid proposal, offer and acceptance. So we'll be talking about the same in unit 2. उसके बाद communication of offer and acceptance. As I told you in the previous class, कि it will be of a prime concern कि आप ऑफर कब भेज रहे हो, अगली पार्टी को वो ऑफर कब भेज रहा है, मिल रहा है, अगला पार्टी उसका एक्सेप्टेंस कब दे रहा है। एंड मान लीजिए कि उसने जो है स्पीड पोस्ट से आपको एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा आज 8 तारीख को, और 9 तारीख को उसको मन किया कि नहीं, हम रिवोकेशन करेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसने दूसरा लेटर दौड़ा दिया रिजेक्शन का। अब कौन सा लेटर पहले पहुंचता है, ठीक है, दोनों एक साथ पहुंच गया तो क्या सिचुएशन बनेगी, कौन सा पहले पहुंचता है तो वो बनेगा, ठीक है, और अगर दोनों एक साथ पहुंच गया तो कौन सा पहले खुला, ये तो ये सब सिचुएशन आती है कि कम्युनिकेशन एंड ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैपेसिटी टू मेक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज लीगल पोजीशन ऑफ अ माइनर। लॉ कहता है कि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तीन कंडीशंस बहुत नेसेसरी है। एक तो आप मेजर हो, मतलब हमारे देश के हिसाब से मेजर कौन होता है, हमारे देश के हिसाब से हु इज कंसिडर्ड मेजर? 18। whosoever is above 18 years of age is considered as major, ठीक है। तो लॉ, बिजनेस लॉ कहता है कि in order to make a valid contract a person must be 18 and above. Yes, all of you are responding, very good. Secondly, the person should be of sound mind, ठीक है, मेंटली स्टेबल हो, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो, कोई साइको या इस तरीके की कोई इंस्टेबिलिटी ना हो, तो पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। और तीसरा, आईपीसी के तहत उस पर कोई भी चार्जेस, कोई केस ना चल रहा हो क्रिमिनल,
ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस नेसेसरी है एक पर्सन को की लीगल पोजीशन डिफाइन करने के लिए। अब उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इसमें बड़ा झाम आता है कि एक माइनर और एक अनसाउंड माइंड पार्टी जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो हो जाता है कभी कभी ये लोग धोखे से कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉड करके। तो 17 साल का है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में पीछे हट गया, तो तमाम उसमें जो है झंझट है कि माइनर के लिए कुछ अच्छा कुछ एग्रीमेंट्स में जो है माइनर को एक्सेप्शन में मिला है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट माइनर का हो सकता है। जैसे अप्रेंटिसशिप होता है, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मान लीजिए हमने अपने बच्चे के नाम पे जो है इंश्योरेंस ले लिया है, तो उसके नाम पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करा, अब वो तो माइनर है। तो माइनर के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं जिनमें उनको कुछ करना नहीं, मतलब उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। अगली पार्टी उनको कुछ फायदा देगी और उनके नाम पे उनकी गार्जियन ऑब्लिगेशंस भर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, वो सब हम लोग लीगल पोजीशन ऑफ माइनर में देखेंगे। अब आ जाइए यूनिट 3 में। यूनिट 3 इज अबाउट ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। यूनिट 2 में हमने देख लिया एक पार्टी ऑफर करेगी, अगले एक्सेप्ट करेगी, और कौन कर सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने का काम, ये हमने देख लिया यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, कंसेंट एंड कंसिडरेशन, ठीक है। कंसेंट क्या होता है, लिटरल मीनिंग कंसेंट का मतलब क्या है, रजामंदी, ठीक है। तो लॉ कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो फ्री कंसेंट होगा, मतलब दोनों पार्टी की रजामंदी से होगा, फ्री होगा। फ्री मतलब कोई दबाव नहीं होगा, मतलब एक हो गया कि बात को मनवाना रजामंदी भी दबाव में आपने कर करवाया है। और दबाव किस चीज का हो सकता है, कोएर्शन हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। मेरी आवाज ब्रेक कर रही है? संजना, अपूर्वा? नो? ओके। ये कौन कह रहा था, श्रुति बेटा आप अपना कनेक्शन देखो बच्चा। की आवाज ब्रेक करेगी तो सबको ब्रेक करेगी, अगर सबको नहीं कर रही है इसका मतलब आपके कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है। वॉइस इज लो। ओके, यूनिट 3 में विल बी टॉकिंग अबाउट कंसेंट एंड कंसिडरेशन। कंसेंट का लिटरल मीनिंग होता है रजामंदी, और कहता है लॉ कि किसी एक कॉन्ट्रैक्ट होने में दो पार्टी के कंसेंट होने चाहिए, और वो कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब कोई दबाव में वो कंसेंट ना दिया गया हो। दबाव मतलब कि भाई पीछे से धमकाया गया हो, जैसा कि मैंने वॉइडेबल वाला ऑप्शन दिया, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यही पे आकर के मिलेगा, ठीक है। वॉइडेबल की कंडीशन फ्री कंसेंट में लगेगी। फ्री कंसेंट में कैसे लगेगी, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप किसी के दबाव में आके दिए। कोएर्शन मतलब जबरदस्ती, धमकाया है उसने आपको कि अपनी जमीन बेच दो 10,000 में, 10 लाख की जमीन, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मैं मरवा दूंगा, किडनैप करवा दूंगा, तुमको मरवा दूंगा। किसी भी, ऐसा नहीं कि आपकी ही लाइफ को थ्रेटन कर रहा है, किसी की भी लाइफ को थ्रेटन करा है, या फिर आपकी किसी प्रॉपर्टी को थ्रेटन करा है, और उस दबाव में आकर के आपने कंसेंट करा है, एग्रीमेंट करा है, तो वो आपने कंसेंट तो दिया है लेकिन वो फ्री नहीं है, वो क्या है, दबाव में है। तो लॉ कहता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो दोनों पार्टी की कंसेंट हो, और वो कंसेंट फ्री हो। और किस चीज से फ्री हो, इन 5 चीजों से फ्री हो। कोएर्शन से फ्री हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री हो, फ्रॉड से फ्री हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से फ्री हो, और मिस्टेक से फ्री हो। अब ये सब वर्ड्स क्या हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, श्रुति। सो आप लोगों ने ये पहले पढ़ा है क्या क्लास 12th में? सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीएस फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, श्रुति? हाँ, तो जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे ये यूनिट। या फिर जो आगे जो है यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी एक यूनिट आता है लीगल एस्पेक्ट्स। तो सीए फाउंडेशन या लीगल एस्पेक्ट्स हर जगह ये एक यूनिट है, ठीक है, ये एक यूनिट है। बाकी जो है सेल्स गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, वो सब चीजें भी हैं जो आपके सेमेस्टर 4 में
हम पढ़ाएंगे आपको कमर्शियल लॉ में। यूजीसी नेट किसके लिए होता है? यूजीसी नेट बेटा टीचिंग के लिए होता है। आपको प्रोफेसर बनना है, आपको डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करिए। ठीक है, चलिए वो एक अलग चीज है। तो मैं बता रही हूँ कि इन सब जगहों पे, और सीए फाउंडेशन सीएस फाउंडेशन में जो है, यस, और रिसर्च वर्क, सीए फाउंडेशन सीएस फाउंडेशन में ये पेपर है, जिसमें लॉ का पेपर है, बिजनेस लॉ का पेपर है, जिसमें 4 यूनिट होते हैं। उनमें ये पहला यूनिट है। ठीक है, अभी जैसे हम, हाँ, सीएमए में है, सीएमए में भी है। तो अभी जैसे हम बिजनेस लॉ ऊपर पढ़ाते हैं बीबीए में, बीएमएस में, या है, गो एंड शट डाउन, तो जाओ ना, बंद कर लो। आ, क्या मैं बता रही थी कि जैसे हम बिजनेस लॉ पढ़ाते हैं वहाँ ऑनर्स में, बीबीए में, बीएमएस में, तो वहां पे क्या होता है कि 4 यूनिट्स होते हैं। एक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ये आपका पूरा पेपर है, वो उनका एक यूनिट होता है। उसके बाद दूसरा यूनिट होता है सेल्स गुड्स एक्ट, तीसरा यूनिट होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और चौथा होता है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट। तो आपका ये एक यूनिट जो है उनका, आपका एक ये पेपर है। बाकी के जो यूनिट्स हैं वो आप सेमेस्टर 4 में कॉमर्शियल लॉ पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम ही लोग पढ़ाएंगे आपको, तो अभी सेमेस्टर 4 में आप बाकी के लॉ पेपर्स पढ़ेंगे। तो अब आ जाइए इसमें कंसेंट कंसिडरेशन। आपको फ्री कंसेंट समझ में आ गया कि लॉ कहता है कि दो पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, और वो रजामंदी फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब कि इन 5 चीजों से फ्री होनी चाहिए: किसी तरीके का दबाव, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा जो पार्ट है इस यूनिट में वो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन लॉ में क्या होता है? लॉ कहता है कि दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रही है तो दोनों के बीच कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कंसिडरेशन का मतलब है कोई प्राइस देना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी ने एक दूसरे को कुछ पे करा है, प्राइस दिया है। ठीक है, अब वो पेमेंट कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी इन अ मॉनेटरी टर्म्स, इट कुड बी अ प्रॉमिस, इट कुड बी एनी एक्ट, एनीथिंग। ठीक है, मतलब दो पार्टी ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करा है तो ऐसे ही नहीं करा है। ए ने बी के लिए भी कुछ करा है, बी ने ए के लिए कुछ करा है। ठीक है, अब वो पैसे देकर करा है, उनको कोई सामान दे करके करा है, उनको उनका कोई काम करके करा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कंसिडरेशन इज द प्राइस अग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। यस, ठीक है। और कहता है लॉ कि कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट देर आर अगेन सम एक्सेप्शंस वेयर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है, जहां पे मान लीजिए कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हम अपनी बेटी को कोई सामान देते हैं, ठीक है, हम उसे एक कार ही दे रहे हैं, तो हो गया ना कि हमने उसे दिया, तो बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगला पार्टी हमें कुछ दे। लेकिन नहीं, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आप किसी क्लोज रिलेशन में कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो दैट विल नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन फ्रॉम अनदर पर्सन, ठीक है, अनदर पार्टी। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन है इसके अलावा। इलीगल कंसिडरेशन क्या होता है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है, ये सब हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे। और लास्ट यूनिट में हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना, यानी दोनों पार्टी एक दूसरे के प्रति कोई ऑब्लिगेशन रखते हैं, वो ऑब्लिगेशन जब वो पूरी कर देंगे तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ। ठीक है, अगर एक भी पार्टी ने किसी भी तरीके का डिफॉल्ट करा, ठीक है, किसी भी तरीके की धोखाधड़ी करी, तो उस कंडीशन में रेमेडीज क्या है? ब्रीच, ब्रीच मतलब तोड़ना, घपला करना। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने को हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस कंडीशन में रेमेडीज क्या है, क्या सॉल्यूशंस है, क्या कर सकती है एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रति, ये देखेंगे। एंड तीसरा है कि कब कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कई तरीके हैं। दोनों पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी तब भी खत्म हो गया। ठीक है, एक पार्टी की डेथ हो गई, कोमा में चला गया, तब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो ऐसे अलग अलग कुछ सिचुएशंस है जब हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया।
So I hope now you have got the glimpse of this paper, what we are going to read throughout the semester in Indian Contract Act 1872. Those who are preparing for CA Foundation, CS Foundation, CMA, read it very nicely. Keep attending my class. I'll be talking about this paper in detail. As you know, I'll be providing you PDFs. I've already made the PDFs for this paper with a view of CACS फाउंडेशन ओनली. तो जो कंटेंट मैंने तैयार किया था, आज से 2-3 साल पहले ही कंटेंट तैयार किया था, वो कुछ CACS फाउंडेशन को ही ध्यान में रखकर करा था. तो वन लाइनर्स उसमें बहुत सारे हैं, तो बहुत ध्यान से क्लास अटेंड करिएगा. और एक एक एग्जाम्पल्स की, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था. थैंक यू प्रिंसी. प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपको मैं असाइनमेंट दूंगी कि आपका काम क्या होगा कि हर टॉपिक पे आप इलस्ट्रेशंस या केस स्टडीज जो भी हम डिस्कस करेंगे या अपनी किताबों से नेट से लेकर के एक कंपाइलेशन करेंगे. मेरी तरफ से आपको कंटेंट पूरा अच्छे से मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हमारे पास अनदर 15 मिनट्स है. तो आज मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि, एक सेकंड स्लाइड देखूं क्या बना है मेरा. आज मैं थोड़ा सा आपको ये समझाती हूँ कि जो लॉ, अभी यूनिट 1 नहीं स्टार्ट करेंगे. अभी ये समझते हैं कि जो जब लॉ कहते हैं तो लॉ आया कहाँ से. लॉ आया कहाँ से है. लॉ जो इंडिया में बिजनेस लॉ है उसके डिफरेंट सोर्सेस क्या है. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई शेयर द स्लाइड. कैन यू सी द स्लाइड. स्लाइड दिख रहा है. ओके. ओके, ये स्लाइड देख सकते हैं आप. बिजनेस लॉ जो है ऑर्डर्स का है ना, तो मैंने तभी बनाया था, तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा. ये है आप ही के लिए. जैसा कि मैंने बताया वहां पे 4 यूनिट होते हैं, आपका ये यूनिट है. इसमें जो है हम लोग सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं. सोर्सेस ऑफ बिजनेस लॉ. हमें अगर आपने कहीं भी पढ़ा हो तो हमारे देश का जो संविधान है वो भी जो है सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और दुनिया भर के संविधानों से लेकर के बना. ठीक है. थीसिस लिख दी गई है हर जगह से उठा उठा करके. तो उसी तरीके से जो हमारा बिजनेस लॉ है उसके भी 4 सोर्सेस है. 4 सोर्सेस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ. इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ क्या है कि ब्रिटिशर्स से लिया गया है. ब्रिटिशर्स की बिजनेस लॉ, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ. सबसे पहले वही लोग आए थे हमारे वहां, सबसे पहले वही ट्रेड सिखा करके हमें गए हैं. ठीक है. भले ही हम लोग जो है कॉलोनी बन गए थे, इंडिया कॉलोनी बन गई थी. आपको अगर हिस्ट्री आपको थोड़ा भी याद हो तो ब्रिटिशर्स आए थे, दे ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉलोनी. कॉलोनी इन द सेंस कि ये छोटे छोटे देश को, जो अफ्रीका और एशिया के देश होते थे, उनको ये जो यूरोप वाले थे वो लोग कब्जा कर लेते थे. कैसे कर लेते थे कि भैया ये एशिया की रिच रिसोर्स वाली कंट्री है, इंडिया है और अफ्रीका की अच्छे अच्छे जो कंट्रीज हैं, यहाँ खूब रिसोर्स हैं और यहाँ सब बेवकूफ है काम करने वाले, इनको कॉलोनी बना लेते थे. इन्हीं के रिसोर्स, इन्हीं के मजदूर, इन्हीं के लोग मतलब, और यहीं से सामान बनवा करके और वापस ला करके यहीं पे बेचना. ठीक है. तो ब्रिटिशर सबसे पहले आए थे, उन्होंने हमें ट्रेड सिखाया और जब हमने लॉ बनाया तो हमने उन्हीं से बहुत सारे लॉ लिए. तो बिजनेस लॉ भी जो पहला सोर्स हमारे बिजनेस लॉ का है वो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ है. उसके बाद आ जाइए स्टैट्यूट लॉ. दैट इज बाय मेकिंग पावर इन इंडिया विच इज बेस्ड विद पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. क्या होता है हमारे देश में, अभी आपने जीएसटी विटनेस किया होगा 2 साल पहले, 2018 में हुआ रात को, आपको याद होगा पार्लियामेंट. तो अब हमारे देश में लॉ, जैसे एक तो हो गया कि इंग्लिश से ले लिया, उसके बाद अगर कोई लॉ हमें बनाना होता है, हमारे देश को बनाना होता है, हमारे देश में क्या होता है कि पहले उस पर एक ड्राफ्ट बनता है, फिर वो लोकसभा में पास होता है, फिर उसको राज्यसभा में पास होता है, वोटिंग होती है. पूरे जो वहाँ पे एमएलए वगैरह है वो लोग वोटिंग करेंगे. जब पास हो जाएगा, मेजर वोट्स मिल जाएंगे, वहां से पास हो गया, उसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे और वो हमारे देश के संविधान में ऐड हो जाता है. उसको हम कहते हैं स्टैट्यूट लॉ, which is made by law making power in India
इंडिया में लॉ मेकिंग पावर क्या है? जो पार्लियामेंट के पास वेस्ट करता है। सरकारें आती हैं, अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग लॉ लाती हैं। जैसे कि जीएसटी अभी रिसेंटली 2018 में एक लॉ बना पार्लियामेंट में, बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, रात भर चला था। ठीक है, तो वो एक आपने विटनेस किया होगा, रिसेंट का मैं बता रही हूँ क्योंकि आप सब अभी रहे होंगे ट्वेल्थ में, तो घर में हल्ला हुआ होगा, जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया। ठीक है, तो 18 में हुआ था शायद, 18 में 23 जून के करीब में कुछ ऐसे हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद जुडिशियल और केस लॉ होता है। ये तो दो लॉ हो गए जो किताबों में ऐड हो गए। ठीक है, इंग्लिश से आ गए और हमने बना करके किताब में ऐड कर दिया संविधान में अपने। हाँ, जून जुलाई के समय। अब तीसरा क्या है? जुडिशियल लॉ है। जुडिशियल लॉ और केस लॉ क्या होता है कि मान लीजिए कोई घटना घटी, कोई कोई बड़ा यूनिक सा केस आया कोर्ट में, जज के सामने। ओके, ओके, 1 जुलाई 2017, तो कोई घटना घटी, कोई यूनिक सा केस आया किसी जज के सामने। अब उसका व्याख्या या उसका कोई जो है क्लॉज नहीं दिया है, उसकी कोई सेक्शन नहीं दी हुई थी हमारे लॉ में। तो उस वक्त उस वो जज जो है अपने इंस्टिंक्ट, अपने समझ से, अपनी जुरिडिक्शन में एक बेहतर जजमेंट देगा। ठीक है, अब कोशिश करेगा कि रैशनल हो, बायस्ड ना हो। ठीक है, तो अपने इंस्टिंक्ट से एक जजमेंट देगा और वो जजमेंट रिकॉर्ड हो जाता है किताबों में। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कि सन 2010 में ये मिस्टर झुनझुनवाला के इस वाले सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन था, तो ये जजमेंट दिया गया था। अब ये लॉ बन गया, ये लॉ बन गया। आगे अगर इस तरह की यूनिक सिचुएशन आती है जो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, स्टैट्यूट लॉ के होने के बावजूद नहीं बना था, ठीक है, किताब में ऐसा कुछ उसका जिक्र नहीं था, एक यूनिक सिचुएशन आई और उसमें किसी जज ने कोई जजमेंट दिया। ठीक है, अब वो जजमेंट को कोट कर दिया सन 2000 या सन 1985 में जो है, इस सिचुएशन में ऐसा केस आया था, तो इसमें जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के इस जज ने ये जजमेंट दिया। ठीक है, अब वो जजमेंट आगे के वैसे आने वाले हर केसेस में दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जुडिशियल लॉ और केस लॉ। ठीक है, तीसरा तरीका ये हो गया। तीसरे ये कुछ लॉज है हमारे वहाँ। बिजनेस लॉ की बात है या और कोई भी केस हो सकता है, और केस में भी जुडिशियल लॉ आते हैं, बट फिलहाल हम अपने बिजनेस लॉ की बात करें। बिजनेस लॉ में 4 सोर्सेस है, अलग लॉज में भी सोर्सेस होते हैं, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्पेसिफिक रहेंगे बिजनेस लॉ। और तीसरा चौथा क्या होता है? कस्टम्स एंड यूसेज, दैट इज बिजनेस कस्टम्स हैविंग लीगल सैंक्शन इंडिया। होता है कि जैसे कुछ टैरिफ्स हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैरिफ है, एक बिजनेस में चल रहा है, या कुछ जीएसटी है, ठीक है, या कुछ अलग अलग किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में चाहिए या नॉर्थ स्टेट में चाहिए, तो वहां के कुछ यूसेज, वहां के कुछ कस्टम्स वैरी करते हैं। ठीक है, तो उनको लीगल सैंक्शन इंडिया के लॉ में मिला हुआ है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में वहां के कस्टम्स, वहां के यूसेज के अकॉर्डिंग अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं तो उनको असेंट दिया गया है। तो दीज आर द 4 वेज, 4 सोर्सेस ऑफ बिजनेस लॉ इन आवर कंट्री। ठीक है, ये बैकग्राउंड है बच्चों, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे कभी भी, किसी भी साल सोर्सेज ऑफ लॉ पूछा नहीं गया है। लेकिन वेन एवर आई यूज टू टेक अप, और whosoever will take law will try to introduce this at the first, because आप 12th से आ रहे हैं, आपको लॉ की कोई भी जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा लॉ की जानकारी इस सेंस में होनी चाहिए कि हमारे देश का संविधान या हमारे देश का कोई भी लॉ जो है किस तरीके से बना है। फोर्थ पॉइंट कस्टम्स एंड यूसेज के बारे में बात कर रहा है कि मान लीजिए किसी स्पेसिफिक तरीके का बिजनेस है, या मान लीजिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे बिजनेस है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए हमारे, ठीक है, या उधर श्रीलंका अटैच्ड कोई हमारे स्टेट्स हो गए। ठीक है, तो वहां पे कुछ अलग जो है कस्टम्स और यूसेजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती, उसके हिसाब से जो है कुछ स्पेशल कंडीशंस को लीगल सैंक्शंस दिया गया है हमारे देश में। ठीक है, कुछ स्पेशल स्टेट्स को, कुछ स्पेशल बिजनेस को स्पेशल स्टेटस, लीगल सैंक्शंस मिली हुई है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो ये हो गया। अब दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑफ लॉ। अब देख लीजिए बिजनेस लॉ क्या होता है, इसको एंड करते हैं एक झलक लेते हुए।
कल की क्लास में हम लोग थरो जो है यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे. It refers to those legal rules which govern and regulate business transactions, that is, trade, commerce, and industry. It deals with the contractual situations and rights and obligations arising out of mercantile transactions between mercantile persons. Business laws establish the rules that all business should follow. ये एक जनरल सा डेफिनेशन है, ठीक है, कि बिजनेस लॉ का मतलब क्या है. बिजनेस लॉ क्या बातें कर रहा है, उन सारे लीगल नियमों का बातें कर रहा है जो हमारे देश में बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते वक्त ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री. ठीक है, ये वो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशंस के बारे में आपको बताएगा, ये सारे ऑब्लिगेशंस के बारे में आपको गवर्न करेगा, जो कि एक मर्केंटाइल पर्सन को फॉलो करना चाहिए, जो कि एक बिजनेस पर्सन को फॉलो करना चाहिए. ठीक है, बिजनेस लॉ establish the rules for all the business which should be followed. ठीक है, बिजनेस लॉ में वो सारे रूल्स निर्धारित होंगे जो इंडिया में हर मर्केंटाइल पर्सन को, हर बिजनेस को फॉलो करना होगा. व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस इज लॉ बच्चा. ठीक है, तो ये हो गया. अब आ जाइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872. एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला स्टेटमेंट अब हटा सकते हैं आप, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, अब वन कंट्री वन लॉ आ गया. ठीक है, अब माइनर, अच्छा ये एक्ट बना 1872 में. इस एक्ट में तब से लेकर अब तक 1996 में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ था, जो कि सेक्शन 28 में था. ठीक है, उसके बाद कोई खासा अमेंडमेंट नहीं देखा गया. के बाद आ जाइए क्या दिया हुआ है, स्कीम ऑफ द एक्ट. स्कीम ऑफ द एक्ट हम आपको कल की क्लास में बताते हैं, अदरवाइज अब मेरे ख्याल से 2:30 होने जा रहा है ना. हाँ, तो स्कीम ऑफ द एक्ट बताते हुए हम कल स्टार्ट करेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शेयर द लिंक फॉर टुडेस क्लास. कैसा लग रहा है आप लोग को, समझ में आया आज कुछ? ओके, अभी मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगी आपको, और कंटेंट भी कुछ शेयर कर दूंगी इफ पॉसिबल. ओके, आई हैव शेयर्ड द लिंक बच्चों, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस. नहीं नहीं, मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल का मतलब बिजनेस हो गया, तो मर्केंटाइल लॉ यही हो गया, समझिए, चल रहा है. मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ एक ही बात हो गई. आप जब लाइब्रेरी में किताब लेने भी जाएंगे तो आपको बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ, कोई भी किताब मिलेगी कुछ की, यू कैन टेक इट. यस, नाउ दिस इज इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बच्चों. Okay, thank you बच्चों, you can mark your attendance and leave the class. Thank you. Yes, yes, I'll share the PPT as well as PDF also. Thank you.
बट जो भी डाउट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।